हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ईडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। आपके एग्जाम की दृष्टि से आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। एग्जामिनर क्या करता है, जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आज की क्लास हम आपके लिए लेकर आए। क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बस आपको क्लास को अंत तक देखते चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आप हमें अपना कीमती समय दीजिए। बेहतरीन कंटेंट देने की जिम्मेदारी आपको हमारी रहने वाली है। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपको देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है? ऑप्शन फाइनर, ऑप्शन 2 वेयर, ऑप्शन 3 जेनिंग्स, ऑप्शन 4 स्ट्रॉन्ग। अपना आंसर दीजिए और पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप अपना आंसर अच्छे से यहाँ पर दे पाओगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, जेनिंग्स। जेनिंग्स ने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह किसने कहा है? डी बसु, एम पाइली, केसी वेयर, आइवर जेनिंग्स। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, केसी वेयर। केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की है? ऑप्शन न्यायमूर्ति सप्रे समिति, ऑप्शन 2 न्यायमूर्ति वर्मा समिति, ऑप्शन 3 न्यायमूर्ति मुल्ला समिति, ऑप्शन 4 न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर समिति। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा दूसरा यहाँ पर सही है, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। इसके द्वारा कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की गई है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान का खाली स्थान भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 51A, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 49C, अनुच्छेद 41B, अनुच्छेद 21A। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर आपको यहाँ पर देना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? ऑप्शन चुनाव आयोग, ऑप्शन 2 न्यायपालिका, ऑप्शन 3 विधानपालिका, ऑप्शन 4 संघ लोक सेवा आयोग। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, विधानपालिका। कार्यपालिका विधानपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी ये लगे कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना छठा क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ग्रेट ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति की किस अधिकारिकता के अधीन आती है? ऑप्शन अपीलीय अधिकारिकता, ऑप्शन 2 आरंभिक अधिकारिता, ऑप्शन 3 सलाहकार अधिकारिता, ऑप्शन 4 संवैधानिक अधिकारिता। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अधीन अधिकारिकता के अधीन आती है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से आरंभिक अधिकारिता के अधीन आती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां क्वेश्चन है,
किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? केसी वियर, आइवर जेनिंग्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, मोरिस जॉनसन। आपको बताना है यहाँ पर किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, मोरिस जोन्स। मोरिस जोन्स ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन पहला, प्रधानमंत्री के प्रति। ऑप्शन 2, राज्याध्यक्ष के प्रति। ऑप्शन 3, उच्च सदन के सभापति और निम्न सदन के अध्यक्ष के प्रति। ऑप्शन 4, संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री के प्रति, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक के रूप में उत्तरदायी होती है, तो राज्याध्यक्ष के प्रति, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उच्च सदन के सभापति और निम्न सदन के अध्यक्ष के प्रति, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बचा है, संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई भारतीय संविधान के बारे में, आपको बताने की कौन सी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है, जहाँ पर नहीं पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, इसे में देखना भूल जाते हैं। इससे क्या होता है, उनके क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना ज़्यादातर रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। आपको यहाँ पर भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं दी गई है, आपको बताने की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन पहला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऑप्शन 2, स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन 3, कठोरता और लचीलेपन का मेल। ऑप्शन 4, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी ऑप्शन इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कठोरता एवं लचीलेपन का मेल, ये भी इसकी विशेषता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा यहाँ पर गलत है, दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। कथन आपको बताना है, ये कथन किसका है। ऑप्शन पहला, BR अम्बेडकर। ऑप्शन 2, एलेक्जेंड्रोविक्स। ऑप्शन 3, MV पायली। ऑप्शन 4, केसी वियर। आपको बताना है कि ये कथन किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये कथन किसका है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही है, केसी वियर। ये महत्वपूर्ण कथन का है केसी वियर ने। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। ऑप्शन मणिपुर। ऑप्शन 2, नागालैंड। ऑप्शन 3, मिजोरम। ऑप्शन 4, अरुणाचल प्रदेश। अपना आंसर दीजिए। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यहाँ पर शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए। तो कौन कौन से राज्य के बारे में यहाँ पर दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन प्रथम अनुसूची। ऑप्शन 2, तृतीय अनुसूची। ऑप्शन 3, द्वितीय अनुसूची। ऑप्शन 4, चतुर्थ अनुसूची। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची
प्रथम में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। वहीं द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्तों तथा पेंशन से जुड़े प्रावधान दिए गए। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते हुए चलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर सही है, प्रथम अनुसूची। आगे बढ़ जाते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही है, 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और ये कब जोड़ी गई थी? 1992 में। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आपको बताना है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। तो इसके तहत यहाँ पर इसी अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? ऑप्शन पहला, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2, के नटवर सिंह, ऑप्शन 3, के एम मुंशी, ऑप्शन 4, किरण देसाई। आपको अपना आंसर यहाँ पर देना है, किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो के नटवर सिंह, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। के एम मुंशी, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। किरण देसाई, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा पहले ही यहाँ पर सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितने एग्जामों में यहाँ से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा, कितनी बार ये रिपीट हुआ है और आगे भी इसके आने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? ऑप्शन पहला, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1979, तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1975। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? यहाँ पर कुछ नाम दिए गए, आपको बताने की कौन सी महिला इनमें से भारतीय संविधान की सदस्य नहीं रही। पहला ऑप्शन दुर्गाबाई देशमुख, दूसरा ऑप्शन हंसा मेहता, तीसरा ऑप्शन कादम्बिनी गांगुली, चौथा ऑप्शन मालती चौधरी। अपना आंसर आपको देना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दुर्गाबाई देशमुख, तो ये संविधान सभा की सदस्य रही है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हंसा मेहता भी रही है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और मालती चौधरी भी इसकी सदस्य रही, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास इनमें यहाँ पर बचा हुआ है, कादम्बिनी गांगुली संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर वीडियोज की मिलते रहे। और आप हमें बस अपना समय देते रहिए, ऐसे ही हमारी क्लास में बने रहिए और अपना ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
बेहतरीन कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। हम और भी अच्छे से यहाँ पर प्रयास करेंगे आपके लिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। और अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। आपको 8 से 10 क्वेश्चन हमारे जो हम आपको क्लासेज करा रहे हैं, अगर आपने रेगुलर भी हमारे क्लास करी है तो आपको बड़ा फ़ायदा वहाँ पर मिलने वाला है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 19वां क्वेश्चन है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की खालिस्तान अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। 5वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। अपना आंसर दीजिए। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय है, आपको ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान के तहत आती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्माण निर्णय किया जाता है। ऑप्शन उच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन 2 लोकसभा द्वारा, ऑप्शन 3 उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन 4 सांसदों की समिति द्वारा। अपना आंसर दे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्माण निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, उच्च न्यायालय द्वारा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लोकसभा द्वारा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सांसदों की समिति द्वारा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर बचा हुआ है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 3 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ऑप्शन 4 लोकसभा स्पीकर को। आपको बताना है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी। किसको दी जाएगी, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। प्रधानमंत्री को, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, लोकसभा स्पीकर को। तो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी लोकसभा के स्पीकर को। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 22वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन पहला भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन 3 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन 4 संसद के दोनों सदनों द्वारा। आपको यहाँ पर बताना है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन पहला यहाँ पर देखें तो भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही, संसद के दोनों सदनों के द्वारा संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध यहाँ पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया। ऑप्शन न्यायमूर्ति भट्टाचार्य, ऑप्शन 2 न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, ऑप्शन 3 न्यायमूर्ति सुमित्र सेन, ऑप्शन 4 न्यायमूर्ति पीडी दिनाकरण। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव के पास होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसे कौन से न्यायमूर्ति रहे हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, न्यायमूर्ति सौमित्र के द्वारा ये त्यागपत्र दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इनका मानस सूत्र है। ऑप्शन श्री राजीव गांधी, ऑप्शन 2 न्यायमूर्ति भगवती, ऑप्शन 3 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन 4 श्रीमती प्रतिभा पाटिल। आपको बताना है कि भारत में चलित न्यायालय, इनका मानस पुत्र कौन है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है। ऑप्शन पहला ग्राम सभा में, ऑप्शन 2 पंचायत समिति में, ऑप्शन 3 जिला परिषद में, ऑप्शन 4 ग्राम पंचायत में। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है, किसमें होती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ग्राम सभा में प्रत्यक्ष जनतंत्र की क्रियान्विति होती है ग्राम सभा में। अनुच्छेद 243A के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो अनुच्छेद 243A के तहत। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, स्थानीय स्वायत्त स्वशासन को प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया है। वर्ष 1919, वर्ष 1909, वर्ष 1939, वर्ष 1935। आपको यहाँ पर बताना है कि स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया, किस वर्ष में यहाँ पर रखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें, वर्ष 1919 ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, वर्ष 1909 ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, वर्ष 1939 ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर बचा है, वर्ष 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव कराए जाएंगे। ऑप्शन 3 माह के अंदर, ऑप्शन 2 1 माह के अंदर, ऑप्शन 3 6 माह के अंदर, ऑप्शन 4 तत्काल। BPSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे, तो कितने दिन के अंदर कराए जाएंगे, तो ये आपको बताना है। क्या 3 माह के अंदर कराए जाएंगे, तो नहीं, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 1 माह के अंदर, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तत्काल, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बचा है 6 माह के अंदर। तो यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव कराए जाएंगे 6 माह के अंदर। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगाते हुए चलेगा। वर्ष 1993, वर्ष 1991, वर्ष 1992 या वर्ष 1994। आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। वर्ष 1993 ये ऑप्शन होगा क्या, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वर्ष 1991 ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वर्ष 1994 ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर एक बचा हुआ है 1992। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1992 में। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया। वर्ष 2006, वर्ष 2002, वर्ष 2004 या वर्ष 2000। आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, वर्ष 2004 में ये अस्तित्व में आया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं SSC MTS में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 356। आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 ये बात करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुसार अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपने निरुद्धि को किस याचिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। ऑप्शन पहला परमादेश याचिका, ऑप्शन 2 प्रतिषेध याचिका, ऑप्शन 3 उत्प्रेषण याचिका, ऑप्शन 4 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपने निरुद्धि को किस याचिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे यहाँ पर सही होगा, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, बंदी प्रत्यक्षण याचिका के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा चौथा यहाँ पर सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान
के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 या अनुच्छेद 111? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है? तो ऑप्शन पहले ही हमारा यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। रंजना प्रसाद देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती थी? ऑप्शन पहला कार्यपालिका, ऑप्शन 2 सतर्कता, ऑप्शन 3 विधानमंडल, ऑप्शन 4 न्यायपालिका। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा यहाँ पर। एक सेकेंड, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, रंजना प्रसाद देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये भारतीय प्रेस परिषद की क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष। मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही होगा? न्यायपालिका। तो ये कहाँ पर कार्य करती थी? न्यायपालिका में। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समितियों में शामिल है? ऑप्शन पहला प्राक्कलन समिति, ऑप्शन 2 लोक लेखा समिति, ऑप्शन 3 सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समितियों में शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्राक्कलन समिति, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर स्थायी समिति में शामिल है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। लोक लेखा समिति, ये भी स्थायी समिति, ये भी, और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी। तो ये स्थायी समितियों में शामिल है, तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने 35वें क्वेश्चन की ओर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन हुकुम सिंह, ऑप्शन 2 जीवी मावलंकर, ऑप्शन 3 BR जाखड़, ऑप्शन 4 KS हेगड़े। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो ये कौन है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर के ये प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची में किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्रदान कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प हो, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। ऑप्शन 2 लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। ऑप्शन 3 राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। ऑप्शन 4 राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। BPSC 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। क्या पश्चिमी बंगाल भेजता है? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बिहार, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मध्य प्रदेश, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही राज्य यहाँ पर बचा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 38वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो। ऑप्शन 2 देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। ऑप्शन 3 राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे। ऑप्शन 4 A एवं B दोनों। आपको बताने को कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि, आपको बताने के कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर पहला देखें, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो, तो ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 अनुसूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए किसी भी विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन कानून बना सकता है। ऑप्शन पहला, भारत में प्रधानमंत्री। ऑप्शन 2, भारत के गृह मंत्री। ऑप्शन 3, संसद। ऑप्शन 4, केवल भारत के राष्ट्रपति। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 3 अनुसूची, कौन कौन सी अनुसूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए किसी भी विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन कानून बना सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन कानून बना सकता है, तो ये शक्ति किसके पास में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा पड़े संसद। संसद इस पर कानून बना सकती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल का पहली बार विधिवत गठन खालिस्तान को किया गया था। आपको बताने की लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था। ऑप्शन 26 अप्रैल 1950। ऑप्शन 2, 18 जनवरी 1950। ऑप्शन 3, 17 अप्रैल 1952। ऑप्शन 4, 20 अप्रैल 1951। आपको बताना है कि लोकसभा का गठन विधिवत कब किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही, 17 अप्रैल 1952। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, और मैंने लिखे भी हुए हैं यहाँ पर कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है, ताकि आपको ये भी यहाँ पर अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह से एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहे हैं। इससे क्या है, आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प भी मिलने वाली है आपके एग्जाम में। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। अपना विश्वास आप यहाँ पर बनाए रखिए और वीडियो को उन बच्चों तक भी पहुँचाए जो बच्चे पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और अपनी तैयारी से वंचित रह जाते हैं। हम बस इसलिए यहाँ पर क्लासेज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि आपको हमारी क्लास से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 51 कै, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 395। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन पहले ही हमारे यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 80। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम का निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति है। 300A, 303, 304 या 302। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद होगा। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम का निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये आएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा चौथा यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 302। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 43वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके समस्त कार्यों में सहायता तथा सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 75। आपको बताना है कि ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आगे भी इस क्वेश्चन की आने की संभावना यहाँ पर है, क्योंकि महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत भारत के राष्ट्रपति को एक समस्त कार्यों में सहायता तथा सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 74 में। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। ऑप्शन, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी। ऑप्शन 2, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन 3, भारत का
प्रधानमंत्री। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि एक ही समय पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो तो उस समय जो राष्ट्रपति का पद है स्थायी तौर पर कौन अधिकारी धारण कर सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सशस्त्र बल का सर्वोच्च अधिकारी क्या ये होगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। भारत का प्रधानमंत्री, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर बचा है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद स्थायी तौर पर यहाँ पर धारण कर सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन पहला, केंद्र राज्य से अधिक शक्तिशाली है। राज्य और केंद्र समान रूप से शक्तिशाली है। ऑप्शन 3, राज्य केंद्र से अधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन 4, केंद्र केवल आपातकाल में ही राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। बीपीएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो ऑप्शन पहले हमारे यहाँ पर सही है, केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, 2, 1, 3 या 4। आपको बताना है कि संविधान में कितने आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, 2 तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, 1 ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 4 ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तीनों आपातकाल की, तो अनुच्छेद यहाँ पर अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल वही अनुच्छेद 356 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रकार के, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद यहाँ पर बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। तो 3 प्रकार के आपातकाल है यहाँ पर। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। यहाँ पर कौन सा युग्म असुमेलित है ये आपको बताना है। पहला, सरकारिया आयोग वर्ष 1980, राजमन्नार समिति वर्ष 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव वर्ष 1973, पुंछी आयोग वर्ष 2007। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सरकारिया आयोग वर्ष 1980। तो यही हमारा ऑप्शन गलत है। तो सरकारिया आयोग का गठन हुआ था 1983 में। तो ये कब हुआ था, 1983 में, जिसने अपनी रिपोर्ट पहली बार 1988 में यहाँ पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 1988 में पहली बार अपनी रिपोर्ट पेश की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहले ही यहाँ पर असुमेलित है, सरकारी आयोग वर्ष 1980। ये ऑप्शन हमारा गलत है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। वर्ष 2009, वर्ष 2019, वर्ष 2015, वर्ष 2017। SSC MTS 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये किस वर्ष पारित हुआ था, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, वर्ष 2019 में ये पारित किया गया था। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। ऑप्शन पहला, अनुच्छेद 51A(c), अनुच्छेद 51A(b), अनुच्छेद यहाँ पर
51A अनुच्छेद, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, अनुच्छेद 51 आपको ए करना है, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51AD आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही होगा। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 51A, तो ये इससे संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया है। ऑप्शन पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ऑप्शन 2 केसी वेयर द्वारा, ऑप्शन 3 HM सिरवई द्वारा, ऑप्शन 4 ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पूछना है, यहाँ पर देखना है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। केसी वेयर द्वारा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। HM सिरवई द्वारा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ बचा है, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ये कथन कहा गया है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारी क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा आज की क्लास में, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी क्लास में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ध्यान रखिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक यू। अपना ध्यान रखिए।